रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं अपनी टीम की तरफ से एसएससी जीडी के लिए हिंदी विषय में उपसर्ग प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे उपसर्ग प्रकरण को। आइए हम देखते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग, देखिए यह उपसर्ग और सर्ग मूल शब्द जो सृज धातु से बना है और इसमें घाई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, ये घाई प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय जब जुड़ता है मूल शब्द में तो इसका अशेष बचता है, यानी इसके स्थान पर यह हो जाता है। ठीक, उप धन सर्ग, यह सर्ग जो सृज धातु से बना हुआ है, इसमें घई प्रत्यय लगा करके ये उपसर्ग बना हुआ है। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग या सृज का मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना। ठीक, समीप में आकर के रचना करना, यह जो उप है यह उपसर्ग है। और यह क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द। ठीक, कहने का मतलब कि किसी मूल शब्द के अत्यंत करीब आकर के, समीप आकर के जो निर्माण करता है या रचना करता है उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। इसको हम लिख सकते हैं, यदि कोई शब्दांश मूल शब्द के समीप आकर नवीन शब्द की रचना करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, यदि कोई शब्दांश मूल शब्द के समीप आकर के नवीन शब्द की रचना करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो उपसर्ग का संधि विच्छेद करके अर्थ सहित बताया गया है, इसमें आपको एक बात भली भांति ज्ञात हो रही होगी कि यह जो मूल शब्द है, यह मूल शब्द देख रहे हैं ना, ये मूल शब्द, इस मूल शब्द के कहाँ है, किस तरफ है? यह उपसर्ग पहले है। ठीक, इसका मतलब यह है कि उपसर्ग जब भी जुड़ता है या उसका जब भी प्रयोग किया जाता है तो मूल शब्द के पहले ही किया जाता है। यदि ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है तो यह देख लीजिए, यह हमारा क्या है? मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द के पहले क्या जुड़ता है? उपसर्ग। ठीक, और इसी के साथ एक और चीज ध्यान में रखिए कि इसके बाद में जो जुड़ता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम उपसर्ग के विषय में देखेंगे। ठीक, तो उपसर्ग किसे कहते हैं? यदि कोई शब्दांश मूल शब्द के समीप आकर के नवीन शब्द की रचना करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जो उपसर्ग होते हैं उसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वे किसी शब्द के मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं वे अत्यधिक प्रबल हो उठते हैं। जैसे हमने कहा हार, हमने क्या कहा? हार। हार के साथ यदि हमने क्या जुड़ा? प्र जुड़ा तो क्या होगा? प्रहार। ठीक, यह क्या है? उपसर्ग है। हार जो हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द, हार के साथ हमने क्या जुड़ा? प्र जुड़ा तो क्या हो गया? प्रहार। अगर हम वी जोड़ दें
तो क्या हो जाएगा, विहार। ठीक, अगर इसके साथ हम जोड़ दें सम, तो क्या हो जाएगा, संहार। अगर हम इसके साथ आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आहार। अगर इसके साथ हम जोड़ दें निर धन अ, तो क्या हो जाएगा, निराहार। निराहार। ठीक, प्र से क्या बना, प्रहार। वी जोड़ दिए तो क्या बना, विहार। सम जोड़ दिए तो क्या बना, संहार। और आ जोड़ दिए तो क्या बना, आहार। निर और अ जोड़ दिए तो क्या बना, निराहार। ठीक, इसी के साथ यदि हम जोड़ दें परि, तो क्या बनेगा, परिहार। ठीक, ये सारे के सारे उदाहरण जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जो दिखाई दे रहा है, यह सब मूल शब्द के पहले ही जुड़े हुए हैं। चाहे जहां भी देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक ना, इस प्रकार से हम अवश्य इस बात को उद्घाटित करेंगे कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा मूल शब्द के पहले ही जुड़ा करते हैं। और अगर इनका अर्थ देखा जाए, ये प्र को अकेले अगर हम देखें तो प्र का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इनके साथ यानी मूल शब्द के साथ जुड़ता है, इसके अर्थ में संशोधन कर देता है, परिवर्तन कर देता है, या उसमें कोई विशेषता ला देता है। जैसे ये हार शब्द लिखा है, हार का मतलब पराजय, हार का मतलब पराजय, लेकिन जैसे ही प्र जुड़ा तो इस हार के साथ जुड़ करके प्रहार बनाया। प्रहार का मतलब होता है आक्रमण या मारना पीटना। ठीक, इसी के बाद वी जुड़ा हुआ है, हार के साथ में जुड़ा हुआ है विहार। विहार का मतलब कि भ्रमण करना, एक स्थान विशेष भी है। विहार एक स्थान विशेष है और विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। ठीक है, आइए थोड़ा अब आगे हम देखते हैं। एक बात और हम लोग ध्यान से देख लें, यदि मूल शब्द है, मूल शब्द कोई है, यदि कोई मूल शब्द है और उसके पहले किसी उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो हमने जो कि पहले ही बता दिया है कि उसमें अर्थ, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, विशेषता ला देता है। तो इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा देश, क्या कहा, देश। ठीक ना, यह देश, देश क्या है, स्थानवाचक। जिस देश में, जिस स्थान में हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं देश। यह स्थान विशेष है, स्थानवाचक है। अगर इसमें हम वी उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, विदेश। ठीक, ये देखिए एकदम विलोम हो गया। विलोम का मतलब उल्टा, देश अपना देश जिस देश में हम लोग रहते हैं, और विदेश का मतलब पराया देश, दूसरा देश जिस देश में हम लोग नहीं रहते हैं। ठीक, अगर इसमें हम प्र जोड़ दें, प्र जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रदेश। प्रदेश देश का एक छोटा सा हिस्सा। अगर इसमें हम सम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, सम, तो क्या हो जाएगा, संदेश। संदेश का मतलब, देश तो स्थानवाचक है, लेकिन यहां पर जब हम सम जोड़ दिए तो क्या हो गया, संदेश। संदेश का मतलब खबर, सूचना। ठीक, उसी प्रकार से यदि हम इसमें आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आदेश। आदेश का मतलब आज्ञा। ठीक, इसी प्रकार से अगर इसमें हम अनु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अनुदेश। क्या हो जाएगा, अनुदेश। और इसी के साथ यदि हम इसमें उ जोड़ दें, उ जोड़ दें
उप उप तो क्या हो जाएगा, उपदेश। अगर इसके साथ हम क्या जोड़ें, कु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, कुदेश। कुदेश, कु का मतलब बुरा, देश। उपदेश, उपदेश का मतलब क्या होता है, शिक्षा देना। अगर इसी के साथ हम जोड़ दें सु तो क्या हो जाएगा, सुदेश। सु माने अच्छा, देश, सुदेश का मतलब अच्छा देश। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि शब्द एक ही है, मूल शब्द एक ही है, और इसके साथ कई उपसर्ग साथ में जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके इसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर दे रहे हैं, विशेषता ला दे रहे हैं, या तो फिर विपरीत अर्थक शब्द बना दे रहे हैं। ठीक है, अब रखेंगे एक ही मूल शब्द के साथ, एक ही मूल शब्द के साथ अनेक उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं, जा सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे अधि धन आ धन देश बराबर क्या होगा, अध्यादेश। अध्यादेश यह मूल शब्द है। दो देश जो स्थानवाचक है, इसके पहले अ उपसर्ग और इसके पहले अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं, अध्यादेश। ठीक, इसी प्रकार से प्रति धन आ हार, ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं, प्रत्याहार। ठीक, ये हार मूल शब्द है, इसके पहले आ उपसर्ग लगा हुआ है और इसके पहले भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ये सब मिल करके प्रत्याहार नामक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, एक चीज और, शब्द का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। शब्द का निर्माण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। ठीक, पहला संयोग द्वारा और दूसरा संधि द्वारा। जैसे संयोग द्वारा और संधि द्वारा, ये दो प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। इसको भी उपसर्ग का अध्ययन करते समय अति महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है संयोग द्वारा, इसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से संधि नहीं होती है, मतलब कि जो दो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं वह पूर्ण रूप से आपस में जुड़ते नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अत्यंत करीब आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है विधन योग, विधन योग बराबर क्या होगा, वियोग, वियोग। ठीक, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए हैं। ये वि और योग, ये दोनों एक दूसरे के अत्यंत करीब आ गए हैं, लेकिन देखने पर भी ये एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से कु धन योग। ठीक, यहां पर देख लीजिए, इसको जब जोड़ेंगे एक साथ करेंगे तो क्या होगा, कुयोग। उसी प्रकार से है
सम धन योग बराबर संयोग। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो ये सारे के सारे उदाहरण यहाँ पर रखे गए हैं, इन सारे उदाहरण ये संयोग प्रक्रिया के द्वारा बने हुए हैं। इसमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसके दोनों पक्ष हैं या मूल शब्द के साथ जो शब्दांश जुड़े हुए हैं वे एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहन रूप से करीब आ गए हैं। दूसरी बात, यहाँ संधि द्वारा भी शब्द का निर्माण होता है। ठीक, संधि, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। संधि का मतलब जोड़। जैसे पर धन आश्रित बराबर क्या होगा? जब ये जोड़ेंगे तो होगा पराश्रित। पर धन आश्रित, पराश्रित। अब ये देखिए संधि द्वारा हुआ है, इसमें जो प्रथम पद है इसका जो दूसरा वर्ण है और दूसरे पद में जो प्रथम वर्ण है, ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत घुल मिल गए हैं। ये यहां देखिए, अगर इसमें देखें हम तो इसमें अवर्ण है और इसमें आवरण है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर आ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर र पर जो आ लगा हुआ है। ठीक, तो ये संधि द्वारा शब्दों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर एक शब्द और देखिए, प्रति धन एक। प्रति धन एक, प्रति और एक जब एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब जुड़ेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा? प्रत्येक। ठीक, ये हो जाएगा प्रत्येक। तो शब्द का निर्माण जो होता है वह दो प्रकार से, संयोग द्वारा और संधि द्वारा। दोनों के कुछ न कुछ उदाहरण बताए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके साथ अब हम चलेंगे उपसर्ग का वर्गीकरण, मतलब कि उस उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उपसर्ग यहाँ पर हिंदी में उपसर्ग 4 प्रकार के प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम, तत्सम के उपसर्ग। दूसरा है तद्भव और तीसरा है अरबी फारसी के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक, ये 4 प्रकार के उपसर्ग हमारे भाषी क्षेत्र में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। और तत्सम उस उपसर्गों की संख्या और तद्भव या अरबी फारसी इन सब की संख्या निश्चित है, इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। आइए हम देख लेते हैं इसको भी। यहाँ देखिए संस्कृत के उपसर्ग अति, अधि, अप, अभि, अव, आ, उत या उद, उप, तद या तद, दुर, दुष, नि, निर्निश, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब इससे हमको नवीन शब्दों की रचना करनी है, या प्रश्न में पूछ देता है, कोई शब्दांश दे देता है और उसमें से छांटने के लिए कहता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो हम जब संधि प्रक्रिया को अपने ध्यान में रखेंगे तभी जाकर के हम उपसर्ग को अलग कर पाएंगे। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों का निर्माण किस प्रकार से करेंगे? जैसे अति है, अति से क्या बनेगा? अति से अतिकाय, अतिकाय।
अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिरिक्त, ये सब शब्द इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अतिकाय, अतिक्रमण, अतिरिक्त। ठीक, अधि से बनाएंगे तो क्या बनेगा? अधिकार, अधिभार, अधिकृत, अधिकृत। इस प्रकार से शब्दों की रचना की जा सकती है। अनु से बनाएंगे तो अनुदेश होगा, अनुमान होगा, अनुमान होगा, अनुभव होगा, अनुभव, अनुसरण होगा, अनुसरण। इस प्रकार से इनसे शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें देखना है कि अगर यही मान लीजिए कि यही शब्द दे दिया पेपर में छांटने के लिए, जैसे दे दिया अनुमान, अनुमान, यही पेपर में दे दिया कि इसमें से छांट कर लिखिए कि कौन सा उपसर्ग है। तो ये जो उपसर्ग दिए हुए हैं यहां से लेकर यहां तक और या यहां से लेकर यहां तक, इन उपसर्गों का नाम आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात कि संधि और विच्छेद की प्रक्रिया आपको याद रखनी होगी। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए अनु और मान, अनु और मान दोनों पक्ष, दोनों शब्दांश अलग अलग हैं और दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो यह दिखाई देगा यहां पर। इससे हम कह सकते हैं कि यहां पर अनु उपसर्ग है। ठीक, अगर हम आ को ले लेते हैं तो आ से का क्या बनेगा? आदेश, आओ भगत, आओ भगत। ठीक, आकुल, आकुल। ठीक है ना? इस प्रकार से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। हमको इस बात को हमेशा इस ध्यान में रखना होगा कि जो उपसर्ग है हमेशा मूल शब्द के पहले ही हुआ करता है, बाद में नहीं। अगर बाद में होने की जो प्रक्रिया है या होने की जो बात है तो उसमें हम यह देखते हैं कि वहां पर सिर्फ प्रत्यय हुआ करता है, न कि उपसर्ग हुआ करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलेंगे हिंदी के उपसर्ग की ओर। हिंदी के उपसर्ग यहाँ पर लिखे गए हैं अ, अध, अन, औ, अन, उन, के, कुछ, दु, नि, पर, बिन, भर, सु, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। एक बात को और भी ध्यान में रखेंगे कि जो तत्सम के उपसर्ग हैं तत्सम शब्दों के ही साथ जोड़ें, जो तद्भव के या हिंदी के उपसर्ग हैं वे हिंदी के शब्दों के साथ जोड़ें, या अरबी फारसी की जो तत्सम है उपसर्ग हैं वे अरबी फारसी शब्दों के साथ ही जुड़ें, और जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं वे अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही जुड़े जाते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अ से हम किसी शब्द का निर्माण करेंगे तो क्या होगा? अनार, अकाल, अनाज, ठीक। अगर अध को ले लेंगे तो क्या होगा? अधमरा, अधमरा, अध कचरा, कचरा, अधपका। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होंगे, अधमरा, अधपका, अधकचरा। ठीक, अन को ले लेंगे तो अन से भी इसी प्रकार के शब्द बना सकते हैं। अनहोनी, अनहोनी, अनमना, अनमना, अनमोल। ठीक, बहुत सारे शब्द इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं तो होगा दुर्भाग्य,
दुकान, दुशाला, दुनाली, इस प्रकार से नए शब्दों की रचना की जा सकती है। तो जिस प्रकार से हिंदी या तत्सम के उपसर्गों से नए शब्दों की रचना की जा रही है, उसी प्रकार से हम अरबी, फारसी या अंग्रेजी के शब्दों से भी नए शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। बस केवल इतना ही ध्यान देना होगा, जो तत्सम उपसर्ग है तत्सम शब्दों के साथ, तद्भव उपसर्ग है तद्भव शब्दों के साथ, अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं अरबी फारसी शब्दों के साथ, और जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं उनको हम हमेशा अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही जोड़ें। यह प्रक्रिया आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ आज की कक्षा संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में।